तो अब हम पढ़ते हैं संवृत नियम, जो कि हमारा पहला फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो संवृत या संवरक नियम यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी ये कहती है, ये सभी प्रॉपर्टी संख्याओं पे लागू होती हैं। संख्याएं जब आपस में मैनिपुलेटेड होती है, यानी कि जोड़ घटाव गुणा या भाग की संख्याएं होती हैं, तब कौन कौन सी संख्याओं पे ये नियम लागू होता है, यही समझना है। तो देखिए, संवृत नियम का मतलब है यदि ए व बी, यदि ए व बी दो संख्याएं हैं, समझ लीजिए स्पष्ट, संख्याएं हैं। कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, क्लियर रखिएगा। संख्याओं में नेचुरल नंबर्स होता है, होल नंबर्स होता है, पूर्णांक होता है, परिमेय यानी कि रेशनल नंबर्स होते हैं, या इर्रेशनल नंबर्स, ये सभी आ जाएंगी। तो ये सभी संख्याएं होती हैं। तो यदि ए या बी दो संख्याएं हैं, तो ए और बी का बीच में जब संक्रिया करेंगे, ये संक्रिया जोड़ भी हो सकती है, गुणा भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, या भाग भी हो सकती है। ए और बी के बीच में गुणा भाग जोड़ या घटाव करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है, मान लीजिए सी, ये अगर ए और बी किसी एक समूह की संख्या है, एक समूह की संख्या है, तो जो सी आता है वो भी उसी समूह की संख्या होगी। समझ में आ रहा ना? उसी समूह की। समूह का मतलब अगर पूर्णांक है, अगर ए और बी एक पूर्णांक है, तो उसका उत्तर जो आएगा वो भी पूर्णांक होगा। अगर ए और बी एक पूर्ण संख्या है, तो जो उत्तर आएगा वो भी पूर्ण संख्या होगा। अगर ए और बी जो है परिमेय संख्या है, तो उत्तर आएगा वो भी परिमेय संख्या होगा। ए और बी एक प्राकृतिक संख्या है, तो उत्तर भी प्राकृतिक संख्या होगा। भाई यही सिंपल सा नियम है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इंसान का बच्चा इंसान ही होगा ना। इंसान का बच्चा अगर जानवर हो जाए तो कुछ न कुछ तो नियम में गड़बड़ हो गया। हाथी का बच्चा हाथी होगा, पक्षी का बच्चा पक्षी होगा। ऐसे ही ये भी नियम है। ए और बी के बीच में संक्रिया हुई और उसका जो उत्तर आया वो भी उसी समूह का हिस्सा हुआ। अब इसको उदाहरण से समझते हैं, इसको रफ करते हैं और उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब 1, 2, 3 से इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर से लेते हैं। अब देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। तो सपोज करते हैं ए और बी एक संख्या है, कोई भी नेचुरल नंबर से ले लीजिए। जैसे ए बराबर हमने ले लिया 1 और बी बराबर हमने ले लिया 2। अब ए और बी के लिए चेक करते हैं क्या ये संवृत यानी कि क्लोज्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करते हैं योग के लिए, फिर चेक करेंगे व्यवकलन। व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब होता है घटाव। फिर चेक करेंगे गुणा के लिए और फिर चेक करेंगे भाग। ठीक है, ये होता है जोड़, ये घटाव, ये गुणा और ये भाग। अब आइए देखते हैं। तो सबसे पहले योग, योग के लिए हमको क्या करना है, 1 + 2। अब बताइए 1 क्या है, 1 एक प्राकृतिक संख्या है, 2 भी एक प्राकृतिक संख्या है। दोनों का हमने जोड़ कर दिया और उत्तर में हमको मिल गया 3। 3 क्या है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। यानी के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हम प्राकृतिक संख्या के बीच में योग कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्या के बीच में जोड़ कर रहे हैं, तो
जोड़ के लिए, प्राकृतिक संख्या में जोड़ के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, यानी कि योग एक समृद्ध है, क्लोज्ड है। समझ में आया? देखिए फॉलो हो रहा, इधर भी प्राकृतिक संख्या, उत्तर भी प्राकृतिक संख्या, ये क्लोज्ड है यानी समृद्ध है या समरक नियम लागू हो रहा। अब चेक करते हैं व्यवकलन यानी घटाव पर। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमने ले लिया a यानी एक a बराबर 1 -2। अब देखिए क्या उत्तर आता है, एक प्राकृतिक संख्या है, 2 भी प्राकृतिक संख्या है, दोनों को जब हमने घटाव कर दिया तो उत्तर आ गया -1। अब देखिए क्या हो गया, ये प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए व्यवकलन समृद्ध नहीं है, व्यवकलन घटाव समृद्ध नहीं है, क्लोज्ड नहीं है। तो ये हो गया समृद्ध नहीं है, नहीं है। समझ में आ रहा ना, सिंपल सा है। योग के लिए समृद्ध है, प्राकृतिक संख्याओं जब ले रहे हैं। अब गुणा के लिए देखते हैं, गुणा के लिए हमने ले लिया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और 1 × 2 ये 2 आ गया। इधर भी प्राकृतिक संख्या, इधर भी प्राकृतिक संख्या, यानी कि गुणा के लिए प्राकृतिक संख्याएं समृद्ध होती हैं, ये समृद्ध है। समझ में आ रहा ना? अब चेक करते हैं भाग के लिए। तो भाग के लिए देखिए, ये हमने 1 ले लिया और ये हमने डिवाइड बाई 2 कर दिया, और जो कि उत्तर आ गया 1/2। अब आप बताइए, 1 एक प्राकृतिक संख्या है, 2 एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच में हमने भाग कर दिया, ऑपरेशन कर दिया या एक संक्रिया कर दी भाग की, और उत्तर में मिल गया 1/2। इनपुट में हमने प्राकृतिक संख्या डाला, आउटपुट में हमें परिमेय संख्या मिल गई। तो ये समृद्ध कहाँ है? हाथी का बच्चा पक्षी निकल गया, इंसान का बच्चा जानवर निकल गया, तो ये समृद्ध नहीं है, समृद्ध नहीं है। आप बताइए, समृद्ध नियम, समवरक नियम या क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गया? एक बार रिवाइज करते हैं प्रिसाइज टाइम में। सबसे पहले समृद्ध नियम क्या कहता है, अगर a और b 2 संख्याएं हैं, वो कोई भी संख्या हो सकती है, प्राकृतिक नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर पूर्ण संख्या हो, रेशनल हो, इंटीजर हो, इरेशनल नंबर हो, कोई भी एक संख्या हो, 2 संख्याएं, उन 2 संख्याओं के बीच में जोड़, घटाव, गुणा या भाग की संक्रियाएं होती हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या इन संक्रियाओं में ये नियम फॉलो हो रहा। तो हम क्या पाते हैं, योग में तो समृद्ध नियम लागू है, योग में समृद्ध नियम है। प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसको कैसे समझेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग समृद्ध है, यानी कि किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं का हम योग या जोड़ कर रहे हैं तो उत्तर भी प्राकृतिक संख्या मिलेगी, ये इसका समझना हुआ। फिर कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का व्यवकलन यानी कि घटाव। प्राकृतिक संख्याओं का घटाव समृद्ध नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि 2 संख्याओं का जब घटाव करेंगे तो हमें प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी। अगर हम 2 से 1 घटाएंगे तब तो हमें 1 मिलेगा, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन चूंकि हमको नियम देखना ना कि कहीं ऐसा तो कोई नहीं जो नियम को तोड़ रहा हो, तो हमें पता चलता है कि जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा देंगे तो उत्तर माइनस में आएगा, जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या का घटाव समृद्ध नहीं है। कुछ जगह पे फॉलो हो रहा, कुछ जगह पे फॉलो नहीं हो रहा। तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए व्यवकलन समृद्ध नहीं है। फिर प्राकृतिक संख्याओं के लिए गुणा समृद्ध है, चाहे किसी भी प्राकृतिक संख्या का, किन्हीं भी 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करें, छोटी से बड़ी का गुणा करें या बड़ी से छोटी का, वो समृद्ध है। किन्हीं भी प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करेंगे, अगर हम प्राकृतिक संख्या इनपुट में ले रहे हैं, आउटपुट में भी हमें एक प्राकृतिक संख्या मिलेगी। अब भाग के लिए किन्हीं भी 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच में भाग एक परिमेय संख्या के रूप में आ रहा, यानी कि इधर हमने प्राकृतिक संख्या ली, इधर परिमेय संख्या आ गई, तो ये भी समृद्ध नहीं है।
तो प्राकृतिक संख्या योग के लिए समृद्ध है, व्यवकलन के लिए समृद्ध नहीं है, गुणा के लिए समृद्ध है और भाग के लिए समृद्ध नहीं है। तो ये तो हमने चेक किया प्राकृतिक संख्याओं के लिए। अब चेक करते हैं किन्हीं दूसरी संख्याओं के लिए। अब हम चेक करते हैं पूर्णांक के लिए। चलिए पूर्णांक से पहले चेक करते हैं होल नंबर्स के लिए। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर्स होता है 0, 1, 2, 3 डैश इन्फिनिटी, 0 भी इंक्लूड हो जाता है। अब आइए चेक करते हैं योग के लिए। एक, अब चूंकि 0 भी इंक्लूड होता है तो मान लीजिए a बराबर हमने 0 रख दिया और b बराबर हमने 1 रख दिया। अब आइए चेक करिए योग के लिए 0 + 1 बराबर 1, या इसको चेंज करके भी देख लीजिए 1 + 0 बराबर 1। ये एक क्रम विनिमय नियम होता है जो आगे पढ़ाएंगे। दोनों कंडीशन में हमें इनपुट में मैंने होल नंबर्स डाला, पूर्ण संख्या डाली, आउटपुट में भी मुझे 1 मिला जो कि एक पूर्ण संख्या है, 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या है, इधर भी पूर्ण संख्या है। यानी कि पूर्ण संख्या योग के लिए समृद्ध है, समझ में आ रहा ना? पूर्ण संख्याएं योग के लिए समृद्ध हैं। अब व्यवकलन के लिए 0 - 1 = -1 या 1 - 0 = 1। अब देखिए ये कंडीशन लागू नहीं हो रही, यहाँ पे ये समृद्ध नहीं है, यानी कि पूर्ण संख्याएं भी व्यवकलन के लिए समृद्ध नहीं है। अब गुणा के लिए चेक करते हैं। 0 का हमने 1 से गुणा किया, उत्तर आ गया 0। इनपुट में मैंने पूर्ण संख्या ली, आउटपुट में भी मुझे पूर्ण संख्या मिल गई, 0 एक पूर्ण संख्या है। या इसी को 1 × 0 करेंगे तब भी हमें 0 आ गया, तो ये भी समृद्ध है, यानी कि पूर्ण संख्याएं गुणा के लिए समृद्ध हैं। भाग के लिए चेक करते हैं। अगर 0 को डिवाइड करते हैं 1 से तो ये आ जाएगा 0/1 यानी कि 0। चलो ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन अगर हम डिवाइड करते हैं 1/0 तो ये आ जाएगा, और जो कि होता है अपरिभाषित। यानी कि पूर्ण संख्याएं भाग के लिए समृद्ध नहीं है। डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 0 लिया तो 0 आ रहा, अगर 2 लेते तो 1/2 आ जाता, जो कि एक परिमेय संख्या है। यानी इनपुट में हम पूर्ण संख्या दे रहे हैं, आउटपुट में परिमेय संख्या आ रही या कुछ अपरिभाषित आ रहा, तो भाग के लिए भी समृद्ध नहीं है। तो ये हमने पढ़ लिया पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स के लिए योग के लिए समृद्ध है, व्यवकलन के लिए समृद्ध नहीं है, गुणा के लिए समृद्ध है, भाग के लिए समृद्ध नहीं है। अब पूर्ण संख्याओं के बाद हम पढ़ते हैं पूर्णांक और देखते हैं क्या होता है पूर्णांकों में। अब पूर्णांक हमें पता है क्या होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, इंटीजर्स, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। यानी ये -∞, ये -1, -2 या 0 या +1, +2 या +3 इन्फिनिटी, ये ऐसा कुछ होता है इंटीजर्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि समृद्ध है या नहीं है। तो सबसे पहले योग के लिए एक पूर्णांक लेते हैं। जैसे मैंने a बराबर ले लिया 1 और b बराबर ले लिया -2। चलिए ये मान लीजिए लेते हैं, अब चेक करते हैं। तो योग के लिए 1 +
-2, ये क्या जाएगा 1 + -2 यानी 1 - 2 यानी कि -1, हमें ये मिल गया। अगर इसी का क्रम बदल देते हैं -2 + 1 तब भी हमें मिल गया -1, यानी इधर हमने पूर्णांक लिया था प्लस धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है तो पूर्णांक ही, पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक आया, यानी कि योग के लिए समृत है, पूर्णांकों के योग के लिए समृत है। अब व्यवकलन के लिए देखते हैं, इधर हमने ले लिया 1 -2 इज इक्वल टू ये 1 +2 और ये 1 + 2 यानी कि ये 3 आ गया, और अगर हम -2 आगे करें और -1 पीछे कर दें तो ये -3 आ जाएगा। अब देखिए ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, पूर्णांकों का व्यवकलन एक पूर्णांक आया प्लस पूर्णांकों का व्यवकलन एक पूर्णांक आया जो कि ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांकों के लिए व्यवकलन समृत है, समृत है। देखिए प्राकृतिक संख्याओं के लिए व्यवकलन समृत नहीं था, पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन समृत नहीं था, लेकिन पूर्णांक के लिए व्यवकलन समृत है। अब गुणा के लिए चेक करते हैं, तो 1 गुणे -2 इज इक्वल टू -2 या -2 गुणे 1 इज इक्वल टू -2। इधर भी पूर्णांक, इधर भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी इनपुट पूर्णांक, आउटपुट भी पूर्णांक, तो पूर्णांकों के लिए गुणा समृत है, समवरक नियम यहाँ पे लागू होता है। समझ में आ रहा ना। भाग के लिए चेक करते हैं, ये हो गया 1 डिवाइड बाई -2, ये हो गया 1/-2। मैंने दिया था इंटीजर्स और आ गई एक परिमेय संख्या, ये नहीं है। या -2 आगे करते हैं डिवाइड बाई 1, ये भी आ गया -2/1। यहाँ पे -2/1 तो एक पूर्णांक माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे नियम लागू नहीं हो रहा, यानी कि पूर्णांकों का भाग समृत नहीं है, पूर्णांकों का भाग समृत नहीं है। तो पूर्णांक के बाद अब हम एक बार फिर से देखिए, पूर्णांक का योग समृत है, पूर्णांक का व्यवकलन समृत है, पूर्णांक का गुणा समृत है, लेकिन पूर्णांक का भाग समृत नहीं है। अब हम चेक करते हैं परिमेय संख्याओं के लिए चेक करते हैं, देखते हैं परिमेय संख्याओं के लिए क्या ये नियम फंडामेंटल ऑपरेशंस पे लागू हो रहा, समृत है या नहीं। परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो कि P/Q के रूप में होते हैं। तो चलिए एक संख्या हम लेते हैं, a बराबर हमने ले लिया 3/7, एक परिमेय संख्या है। b बराबर हमने ले लिया, एक काम करते हैं, ये हम ले लेते हैं 3/8 और b बराबर ले लेते हैं 4/8। 8 इसलिए योग आसान रहे, ज़्यादा डिफिकल्टीज ना हो। तो अब योग करते हैं, तो परिमेय संख्याओं का योग करिए, तो परिमेय संख्या का योग करेंगे तो 3/8 प्लस 4/8, देखते हैं इसका उत्तर कितना आएगा। ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 3 + 4, और यानी कि ये आ जाएगा 7/8। इधर हमने इनपुट में 2 परिमेय संख्याएं दी, आउटपुट में भी हमको एक परिमेय संख्या मिल गई, यानी कि परिमेय संख्या योग के लिए समृत दिख रही। एक बार इनको चेंज करते हैं, 4/8 पहले करते हैं प्लस 3/8 बाद में करते हैं, तब भी ये आ जाएगा 7/8, यानी कि परिमेय संख्याएं योग में, जोड़ में समृत हैं। परिमेय संख्याओं का जोड़ करेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब व्यवकलन यानी कि घटाव में देखते हैं, तो घटाव के लिए 3/8 माइनस 4/8, देखिए घटाव कर दिया, और ये आ जाएगा -1/8। इधर दिया था हमने परिमेय संख्या, इधर दिया था परिमेय संख्या,
इधर भी एक परिमेय संख्या आ गई। क्यों? क्योंकि P अपॉन Q, जहाँ P और Q एक इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अब जरा इसका क्रम चेंज करते हैं। अब देखते हैं, ये भी आ जाएगा 1/8। इनपुट में परिमेय संख्या, आउटपुट में परिमेय संख्या, इनपुट में 2 परिमेय संख्या, आउटपुट में परिमेय संख्या, यानी कि जो बो रहे हैं वही काट रहे हैं, यही समरक नियम है। तो ये कह सकते हैं कि ये भी समरत है। आइए गुणा के लिए चेक कर लेते हैं। 3/8 गुणे 4/8, तो ये आ जाएगा 4 तिहाई 12 और ये आ जाएगा 64। इसको काटने वटने से कोई मतलब नहीं, अगर पूर्णांक भी आएगा तब भी वो परिमेय संख्या माना जाएगा। इनपुट में 2 परिमेय संख्या है, आउटपुट में भी 1 परिमेय संख्या, यहाँ तक तो ठीक है। 4/8 गुणे 3/8, यहाँ भी उत्तर आ जाएगा सॉरी, यहाँ भी उत्तर आ जाएगा 12/64, यानी कि ये भी हमें समरत कह सकते हैं, या कह क्या है, गुणा भी समरत होता है। परिमेय संख्याओं का गुणा करने पे हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब हम भाग के लिए चेक करते हैं। भाग का मतलब है 3/8 डिवाइड बाई 4/8। आइए देखते हैं भाई, इसका मतलब हो गया 3/8। अब इसको परिवर्तित करते हैं 8/4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 3/4। 2 परिमेय संख्याओं का भाग 1 परिमेय संख्या है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर से इधर देखते हैं, 4/8 डिवाइड बाई 3/8, और ये आ जाएगा 4/8 गुणे 8/3, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 4/3। यहाँ भी समरत है। इसको देख के हमको लग रहा है कि परिमेय संख्याओं का भाग समरत है, लेकिन एक कंडीशन भूल गए। एक कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन की वजह से ये चूक रहा, अदरवाइज बाकी सभी कंडीशन में ये समरत है। वो एक स्पेशल कंडीशन है, या आप कह सकते हैं अपवाद है। तो अपवाद के रूप में क्या है, जरा हम बता दें। यदि हम एक परिमेय संख्या लेते हैं 0/1, क्या 0/1 परिमेय संख्या है? बिल्कुल हो सकती है। 0 एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है। 1/0 नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। और दूसरी संख्या ले लेते हैं, दूसरी संख्या कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए 2/3। अब देखिए इसका भाग करिए, ये क्या आ जाएगा 0/1 गुणे 3/2, और ये आ जाएगा 0/2। ये तो परिमेय संख्या है, यहाँ ठीक है। लेकिन अगर ये आगे और ये पीछे कर देते हैं, यानी कि 2/3 को डिवाइड करते हैं 0/1 से, तो ये हो जाएगा 2/3 गुणे 1/0, और ये बन जाएगा 2 1 कम 2 और 3 0 0। ये तो 2/0 हो गया। ये 0 P अपॉन Q, Q 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे Q 0 हो सकता, हो गया है। ये अपरिभाषित है। सिर्फ एक कंडीशन की वजह से भाग जो है वो समरत नहीं रहा। अगर डिवाइड में 0 है तो वो एक अपरिभाषित संख्या है, यानी कि इस कंडीशन की वजह से ये समरत नहीं है। अब हम क्या समझे? हमने समझा कि परिमेय संख्याएं जोड़ के लिए तो समरत हैं। 2 संख्याओं को इनपुट ले रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, आउटपुट भी परिमेय संख्या। व्यवकलन के लिए तो समरत है, गुणा के लिए तो समरत है, लेकिन भाग के लिए समरत नहीं है। क्योंकि एक अगर परिमेय संख्या ऐसी मिल गई जिसमें हम 0/1 से भाग कर रहे हैं, तो वो अपरिभाषित आ रही है। तो ये रहा हमारा समरक नियम, जिसको हमने पूर्णांक पे चेक किया, पूर्ण संख्याओं पे चेक किया, नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं पे चेक किया, परिमेय संख्याओं पे चेक किया, और ये पूरा समरक नियम हमें समझ में आया। अब इसी समरक नियम की एक
टेबल देखते हैं और वहाँ से हमें स्पष्ट नज़र आएगा कि कौन समरक है या कौन समरक नहीं है।